कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर होगी हड़प्पा में वो कहां पर, आज के पंजाब में, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में हुई थी। तो जिस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है? हाउ आर यू स्टूडेंट्स एंड हाउ स्टडीज आर गोइंग ऑन? सो मैं आपके साथ जी अमीर, आपका दोस्त, एक बार फिर मैं स्टडी हाइव के साथ, और हम लेके आए आपके लिए एक ब्यूटीफुल सीरीज, रिजा सीरीज फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। सो प्यारे बच्चों, हम अब यहाँ पर आपके लिए ले आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री, और इंशाल्लाह बाय द मर्सी ऑफ गॉड we will complete this series, or we will complete this batch within the limited period with all the concepts। तो प्यारे बच्चों, हम क्या लेके आए हैं? हम लेके आए क्लास 12th हिस्ट्री, जिसकी बहुत बहुत जरूरत है आपको, और हम स्टार्ट करेंगे आज से, एंड इट विल बी द लेक्चर नंबर 1, और 1 by 1 हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले कुछ जानते हैं इस क्लास 12th हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इस क्लास 12th हिस्ट्री के बारे में हमें क्या जानना है वो हम जानेंगे। बात करते हैं हिस्ट्री की। किसकी हिस्ट्री की? किस बात की? 12th की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेटा 3 थीम्स है। कितनी? हाउ मेनी थीम्स वी हैव? वी हैव बेसिकली डियर स्टूडेंट्स 3 थीम्स गिवन बाय द एनसीईआरटी। और हमारे पास हिस्ट्री क्या होगी? आइदर इट इज इट विल बी एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, और ये स्टेट के लिए भी है, और ये स्टेट बोर्ड के लिए भी है, और सीबीएसई के लिए भी है। सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, सीबीएसई में कुछ थोड़ा डिफरेंट है, वो हम बीच बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, बट स्टेट को भी हम मेन सेंटर करके ले चलेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3 थीम्स दी गई है। थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। थीम 3। अब इन तीनों थीम्स का मेन मैकेनिज्म क्या होगा? इन 3 थीम्स का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इन तीनों थीम्स का मैकेनिज्म क्या है? थीम 1, जो थीम 1 है, जो पहली थीम है, ये किस चीज को काउंटर करेगी? इट विल काउंटर द, याद रखिएगा, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। ये किस चीज को, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें बेटा हमें मिलेंगे 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स मिलेंगे? 4। थीम 2 में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हमें मिलेगी, प्योर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, प्योर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और कितने चैप्टर्स हमें मिलेंगे इसमें बच्चा? हमें मिलेंगे यहाँ पर भी 4। ठीक है, और फिर आएगी थीम 3, और थीम 3 में भी जब हम चेक करेंगे तो ये है प्योर, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये टच करेगी मॉडर्न, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को, इसमें भी हमारे पास 4 यूनिट्स या 4 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अभी आप चेक करोगे तो देयर विल बी 80 मार्क्स रखे गए हैं, और वो 80 मार्क्स आप चेक करोगे तो उसमें क्राइटेरिया अलग अलग है। इसमें मैप्स वगैरह भी दिए गए। स्टेट बोर्ड को वो हम लास्ट पर करेंगे, सेंट्रल बोर्ड को भी सेम, और 20 मार्क्स एक्सटर्नल रखे गए हैं। इन सब चीजों का हम ख्याल आगे रखेंगे। ठीक है, अभी हमें इस पर एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आगे लाएंगे, इस पर हम स्ट्रेटेजी भी रखेंगे, तो पूरा सब कुछ, पूरा मसाला होगा इसमें। ठीक है, हर कोई चीज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 से पहले हम इंट्रो भी देंगे, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जब हम देखेंगे तो थीम 1 से हमारा काउंटर होगा ब्रिक्स, बीड्स एंड बून्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा गया ब्रिक्स, बीड्स एंड बून्स इसके नाम से। और अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये न्यू एनसीईआरटी जो है, सॉरी, वो इसमें काउंटर करेगी ब्रिक्स, बीड्स एंड बून्स। और जब आप देखोगे इसका एक और नाम आपको आर.एस. शर्मा वाली हिस्ट्री में मिलेगा, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर आपको थीम 1 पढ़नी है, यहां पर मैं ऐड करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैं अपने दोस्त समीर सर को कहूंगा, मैंने बैग में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लाई है। ठीक है, थीम 1 को जो हम एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा मटेरियल मेन होगा, एक्सेप्ट द एनसीईआरटी, दैट विल बी दिस आर.एस. शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बगैर उपेंद्र सिंह इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस बैच। Remember, so quality is the main thing that we are going to add. Remember, R.S. Sharma is one of the I think Indian ancient past को पढ़ने के लिए it is a very
we can say the qualitative material, okay, after the NCERT, before the, जब हम NCERT को देखेंगे, ठीक है, NCERT के बाद अगर आप ब्रीफली और भी अच्छा पढ़ना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है, ठीक है, इससे बढ़िया कोई मटेरियल नहीं है। और पेज नंबर भी हम बता देंगे कहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर यहां पर आप चेक कर सकते हो, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 76, 75, 76 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 74, 73 से, ठीक है, 73 से स्टार्ट होगा। तो हम इसमें RS शर्मा को भी लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बगैर और हम कौन सी चीज स्टार्ट करेंगे, इसमें हम उपेंद्र सिंह को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये दोनों बुक्स ट्रेंडिंग में है, यूपीएससी वगैरह के लिए भी पढ़ी जाती है। जिन बच्चों का मतलब ये होगा कि सर वी हैव टू ब्रेक द आइस, वी हैव टू गो फॉर द यूपीएससी, तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे उस लेवल को टच करने की, इसमें कुछ जगहों पर, ठीक है, जहां जहां पर प्योरली बोर्ड सीरीज होगी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसमें वो चीजें ऐड करने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, कि इस चीज को, चैप्टर नंबर 1 को, और चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते ही हमें पता चलेगा कि जो हमें ये चैप्टर दिया गया है, जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, या जो हमें बेसिकली हड़प्पन कल्चर के बारे में, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम इस चैप्टर को दिया गया है। यहाँ पर ब्रिक्स मिली, यहाँ पर बीड्स मिली, यहाँ पर बून्स मिली, तो इस वजह से चैप्टर की हेडिंग भी रखी गई है। जब तक आप हेडिंग को नहीं समझोगे, ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स है, वो चीजें हैं जो यहां पर हमें इस एरिया में मिले, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जब आप देखोगे, अलेक्जेंडर कनिंघम द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो वहां से ये सिलसिला स्टार्ट होगा। और भी बहुत लोग साथ साथ हम उनको भी डिस्कस करेंगे जो शामिल होंगे इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को सामने लाने के लिए। स्पेशली कॉलोनियल पीरियड विल बी अ गिफ्ट टू इंडियन सिविलाइजेशन प्योरली. Especially the colonial period. We know the colonial period has some dark spots. We know, everybody knows. There is exploitation, there is drama, there is repression, there is suppression. But also we and everybody should say that Indian Archaeological Archaeological Survey, or we can say the Archaeological Survey of India, is basically organization basically formed by the colonial government. Okay. हमें ये चीज भी यहाँ पर समझनी होगी कि अगर हम देखेंगे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हु एस्टैब्लिश्ड इट? It established by the colonial government, okay, and colonial people were very we can say the hotly connected with the research. जितना भी हम इंडियन, जब हम एक ब्रीफ स्टडी करते हैं ना, जब हम थोड़ा नीचे जाते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंटली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, स्पेशली इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में, परखने में और जानने में। ओके, तो चलिए जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, इस चैप्टर के मुतालिक हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। इसे स्पेशली हमें ट्रैक करना होगा इन IVC, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चैप्टर किस चीज के अंडर आएगा? ये आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसी चीज को जानेंगे, ये इंडस क्या है, ये सिविलाइजेशन क्या है, ये वैली क्या है, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर जो है ना बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही डिस्कस करेगा। ओके, जो मेजर साइट्स बताई गई है, सम पीपल से 1400, मोर देन 1400 साइट्स, सम से नो मिनिमम साइट्स। NCERT ने कुछ मिनिमम साइट्स को डिस्कस किया है, बट व्हेन यू गो to the RS Sharma and Upendra Singh, you will get the good amount of sites। एक नई दुनिया मिलेगी समझने के लिए। तो बट हम यहाँ पर कहेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, it is one of the best civilization, one of the, we can say, a diamond civilization that basically revealed Indian culture, that also revealed the capacity of people of India in the ancient Indian ancient, we can say the whole picture. ओके, सो जब हम इस चीज को ट्रैक करते हैं तो हमें पता चलेगा इंडस बेसिकली कहां से वर्ड आया है। इंडस बेसिकली आया है सिंध से, याद रखिएगा। सिंधु से आगे जाकर एक वर्ड बनेगा जिसे कहा जाएगा, सिंध से वर्ड आएगा, शाबाश, सिंधु, हिंदू, याद रखना, या इंदू।
ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो आर एस शर्मा इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इसके बगैर भी कुछ कहते हैं इंदस, हाँ इंदस, इसका जिसे हम कहेंगे ना इसी से मॉडिफाइड वर्ड है। सिंधु असल में वर्ड है सिंधु, और हम कहते भी है सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी, इसे सिंध नदी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु से वर्ड हिंदू, इंदु, इंदु और फिर हिंदू आए। बेसिकली जो पर्शियन थे ना, उनसे ये लफ्ज या पर्शियंस और अरबन से सिंधु नहीं बोला जा रहा था, उनकी जुबान में स वर्ड, उनकी फोनोलॉजी में स वर्ड था ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने स को ह पढ़ा, या कुछ कहते नहीं अ पढ़ा, ठीक है, स ह पढ़ा, और वहां से हमें मिला एक कल्चर, ठीक है, वहां से हमें वर्ड मिला, सिंधु से हमें वर्ड मिला हिंदू, याद रखिएगा, ठीक है, और फिर वही से याद रखिएगा समबड़ी से नहीं, सिंधु से इंदु और फिर हिंदू, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा आगे ट्रैक करेंगे, यानी सिंधु से ही हमें वर्ड हिंदू मिला। अब इस सिंधु नदी के इर्द गिर्द याद रखिएगा, इस सिंधु नदी के इर्द गिर्द, इस सिंधु रिवर के इर्द गिर्द, याद रखना बेटा, इस सिंधु रिवर के, शाबाश, रिवर सिंधु के इर्द गिर्द या रिवर इंदस के इर्द गिर्द, याद रखिएगा बेटा। क्या, जब रिवर इंदस की हम बात करते हैं, रिवर इंदस, ये जो रिवर इंदस है, इसके इर्द गिर्द यानी इसके सराउंडिंग क्या होगा, एक कल्चर ही नहीं मेरा बच्चा, एक पूरी एक सोसाइटी जन्म लेगी, ठीक है, एक सोसाइटी जन्म लेगी, क्योंकि वो सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी भी होगी, एग्रेरियन भी होगी, मर्केंटाइल यानी ट्रेडर्स भी होंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। उनका एक लिविंग लाइफ स्टाइल होगा, उनका एक लिविंग सिस्टम होगा, उनके जो कल्चर होंगे, ठीक है, विद सम स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड कल्चर, विद सम स्पेसिफिक कल्चर। जब भी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, जब भी एक सोशल ग्रुप पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा, जब भी क्या, जब भी व्हेन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, व्हेन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, व्हेन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, व्हाट, व्हेन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप प्रैक्टिस पर्टिकुलर, व्हेन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप प्रैक्टिस, क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस कॉमन लिविंग सिस्टम, दे प्रैक्टिस कॉमन लिविंग सिस्टम, कॉमन लिविंग सिस्टम। जब वो एक कॉमन लिविंग सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या करते हैं, रिमेंबर, और फिर वो उस लिविंग सिस्टम को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, याद रखिएगा, उनकी जनरेशंस में विद इन स्पेसिफिक टेरिटरी, और कहां पर विद इन स्पेसिफिक टेरिटरी और वी कैन से एरिया, तो उसका नाम वहां से सिविलाइजेशन पड़ता है, याद रखिएगा, विद इन सम वैल्यूज, लिविंग स्टाइल, आर्किटेक्चर एंड नंबर ऑफ थिंग्स सो ऑन, हाँ उसे नाम दिया जाता है सिविलाइजेशन। बार बार ये वर्ड आएगा। अब इंदस रिवर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उनका लाइफस्टाइल, खान पान, रिलीजन, उठना बैठना, वो सारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब वैली क्योंकि पहाड़ों के बीच में, ठीक है, अब याद रखिएगा रिवर्स इंक्लूड करके, हाँ अप एंड डाउन, स्पेशली वैली कहा जाता है जो पहाड़ों के बीच में जो जमीनें हो, ठीक है, तो ये एरिया वैसा ही होगा। और आजकल के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से स्पेशली नॉर्थ वेस्ट ये डोमिनेंट एरिया होगा। तो उस इस इन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ आईवीसी एक इंपॉर्टेंट फेज बनेगा, आईवीसी इंदस वैली सिविलाइजेशन, और पूरा चैप्टर आईवीसी के इर्द गिर्द है। इंदस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी फीचर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेगा। यानी अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा गया है, याद रखिएगा। अभी आप देखोगे तो आर्कियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर कोई पूछे क्या प्रिंसिपल है, जो पहली साइट पर्टिकुलर जगह पे, या जैसे जो आईवीसी में जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस वजह से इस एरिया को ही फिर इस पूरी इंदस वैली सिविलाइजेशन को नाम ही फिर दिया गया, इस पूरे हिस्से को फिर इस सिविलाइजेशन को फिर नाम ही पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बहुत सारे नाम, इसे आईवीसी सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए बेटा अब
अभी हम देखेंगे तो इसके मेजरली 3 फेजेस है, ठीक है। एक अर्ली फेज है, एक मैच्योर फेज है, एक लेट फेज है, 3 फेजेस है, ठीक है। जरा देखिए बेटा, अर्ली फेज हम देखेंगे ना वो 2600 से पहले है। सम पीपल से 3500 बीसी से लेकर कुछ कहते हैं नहीं 3300 से कवर होगा। 3300 टू 2600 बीसी का जो टाइम है, इट वाज द अर्ली पीरियड, ये अर्ली हड़प्पा था, ठीक है। अब दूसरा हड़प्पा होगा, उसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पा, जो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक आएगा। रिमेंबर द लेट हड़प्पा वो आएगा 1900 के बाद, और कुछ कहते हैं कि ये 1300 सीई तक रहेगा, बीसीई तक रहेगा। रिमेंबर इट इज अ डिक्लाइन फेज, इसे हम अर्ली कहते हैं, यानी 2600 से पहले अर्ली होगा, 2600 के बाद 1900 तक उसे मैच्योर कहेंगे, यानी पीक पीरियड जो था वो ये वाला हिस्सा था। तो हमें इस चैप्टर में ये वाला पीक पीरियड पढ़ना होगा। रिमेंबर ये वाला पीक पीरियड, इसके अंडर जो कुछ भी होगा वही, और लास्ट पर डिक्लाइन की एक थ्योरी, कुछ थ्योरीज को डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर वैदिक पीरियड स्टार्ट होगा। बट इन चीजों को समझने से पहले थोड़ा हम यहां पर ध्यान देंगे प्री हिस्ट्री। जब हम प्री हिस्ट्री पीरियड देखेंगे, ठीक है, जब रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, जिसमें पैलेलिथिक और नियोलिथिक आएगा, ये 3 मिलियन ईयर्स से लेकर 3000 बीसी तक हमारा जो फेज रहेगा, ठीक है। ये 3 मिलियन से 10,000 के बीच में जब ह्यूमन स्पीशीज इवैल्यू होना शुरू हुई, और फिर देखेंगे बेटा 1 मिलियन के करीब इंसान ने आग जलाना स्टार्ट किया, आग डिस्कवर हुई। फिर आप देखोगे तो 10,000 बीसी में हमें यहाँ पर आप चेक करोगे बेटा 10,000 बीसी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एग्रीकल्चर, हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी हमारा नियोलिथिक पीरियड, पैलेलिथिक के बाद शाबाश, यानी जिसमें स्टोन एज आएगा, अर्ली स्टोन एज, अनदर थिंग्स, ठीक है। फिर 10,000 जो हमारा, फिर 10,000 बीसी से हमारा स्टार्ट होगा नियोलिथिक। फिर 3000 बीसी से, याद रखिएगा 3300 टू 3000 बीसी से लेकर 476 एसी तक हमारा एंशिएंट कवर होगा। और फिर जब हम आगे चलेंगे, डिफरेंट व्यूज है, ठीक है। सम पीपल से फ्रॉम 700, सम पीपल से 700, 601 से स्टार्ट होता है एंशिएंट, ठीक है। तो इस पर अलग अलग राय है। जब रोमन याद रखिएगा, ठीक है, जब हम देखेंगे इंडिया में 700 तक, 601 से फिर मेडिवल स्टार्ट होता है, कहां तक 1700 तक, ठीक है। उसके बाद 1700 के बाद हमें देखने को मिलेगा, हम एक ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो 760 के बाद, यानी 5th सी के बाद, एसी के बाद हमें कॉन्सेप्ट बदलते देखने को मिलेंगे। तो जब हम देखेंगे इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है, वास्ट है। महाभारत से लेकर आप देखिएगा, महाभारत काल से लेकर कब तक, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, हाँ, वहां तक हमारा एंशिएंट ही चलेगा। ओके, नाउ चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं, परखते हैं कुछ और चीजों को, ठीक है। हमने जान लिया कौन सा फेज पढ़ना है हमें, तो याद रखिएगा हमें पढ़ना है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज मेरा बच्चा कौन सा रहेगा, मैच्योर फेज हमारा रहेगा 2600 बीसी से लेकर कहां तक हमारा रहेगा, वो 1900 बीसी तक। मगर इसे समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, हमें जो बार बार कही जाती है। बीपी हमें लिखा जाता है बुक में तो बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले, बिफोर प्रेजेंट, ये याद रखिएगा बेटा। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर कंटिन्यूअसली डिस्कस की जाती है। आज से पहले हम बात करेंगे तो बीपी आएगा, ठीक है। तो बेटा फिर जो दूसरी टर्म हमारे पास आएगी एसी, हाँ, आफ्टर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद, आफ्टर क्राइस्ट, हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद। अच्छा, उसके पहले जो आएगा तो बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ये सबको पता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसमें कुछ मैकेनिज्म है जो मैं डिस्कस आगे करूंगा। अच्छा, उसके बाद आएगा एडी, हाँ, एनियो डोमिनियो, एनियो शाबाश, डोमेनियो, जिसका मतलब होगा एट द टाइम ऑफ लॉर्ड, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड। जरा ध्यान से मेरा बच्चा सुनना, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त पर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और टर्म आएगी जिसे हम आजकल बहुत लिखते हैं, सीई, कॉमन एरा। इसका मतलब क्या होगा, कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आएगी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा,
बिफोर कॉमन एरा, रिमेंबर बिफोर कॉमन एरा। मैं ये आगे सारी चीजें बताऊंगा। व्हाई वी राइट CE, ठीक है। आज का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्लाई होने के बाद 16th सेंचुरी में ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्लाई हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर अप्लाई होगा, पूरी दुनिया उस कैलेंडर को मानेगी, ठीक है। इवन के एट सम प्लेसेस मैंने यहां तक पढ़ा कि 13 महीने हुआ करते थे और 28 दिन के हुआ करते थे, ठीक है। अभी आप देखोगे, आप जब सितंबर में देखोगे इट विल बी द 7th मंथ, आज ये 9th मंथ है, ठीक है। ऐसे अक्टूबर की बात कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में छुपी हुई है, और जब हिस्ट्री स्टूडेंट बात करते हैं ना तो पर्दे उठना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक वक्त पर 10 महीने का कैलेंडर था, ये तो जूलियन थे, ये तो बेसिकली रोमन ने स्पेशली जो जूलियन कैलेंडर था, जो पहले फिर मॉडिफाई हुआ 16th सेंचुरी में, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगोरी ने इंप्लीमेंट करवाया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आया हमारे पास 16th सेंचुरी में। जब 16th सेंचुरी में ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो ये एक पूरी तरीके से साइंटिफिक कैलेंडर बन गया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। क्योंकि इस वक्त इतना मौका नहीं है, आई विल डिस्कस सम टाइम अबाउट द ग्रेगोरियन एंड दिस ऑल। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, साइंटिफिक बेस है इसकी। तो इस वजह से आज हम एनो डोमिनियो नहीं कहते, एनो डोमिनियो क्योंकि ये बेसिकली एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट बनेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो इट विल गिव अ रिलीजियस टच। इसलिए हम आजकल AD नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं C, क्योंकि अब सबके लिए कॉमन कैलेंडर है, कॉमन सिस्टम ऑफ कैलेंडर है, तो CE हम लिखते हैं कंटिन्यूअसली। BC हम BCE लिखेंगे, BC नहीं लिखते, बिफोर कॉमन एरा, ओके। ये एक वजह है। AC यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बहुत टाइम बाद हम AC का जिक्र करते थे, ओके। तो ये सारी टर्म्स होंगी जो बीच बुक में आएंगी, तो बार बार मैं इनको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, लेट वी स्टार्ट। अभी तक हमने, अब जरा बेटा स्टार्ट करते हैं कहां से ये वाली चीज हम देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा चैप्टर का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर होगी हड़प्पा में, वो कहां पर, आज के पंजाब में, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में हुई थी। तो जिस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाएगा। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये 2600 और 1900 के बीच में एक मैच्योर हड़प्पन साइट है, मैच्योर इन द IVC साइट है। इट इज आल्सो अ मैच्योर IVC साइट, रिमेंबर बेटा, इट इज अ मैच्योर IVC साइट। व्हेन वी ट्राई इट वी से इट इज अ मैच्योर हड़प्पन साइट। और जब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल कल्चर बेटा, तो वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो क्यों? तो जरा देखिएगा बेटा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे। क्या? अलग किस्म की पोट्री यानी बेटा बर्तन होंगे, ठीक है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अरे बाबा एग्रीकल्चर फार्मिंग आ चुकी थी, हाँ। पेस्ट्रोलिज्म, लोग अब जानवरों को पाल करना अपनी इकोनॉमी, यानी एक पेस्ट्रोलिज्म का कॉन्सेप्ट, जानवर पालने का कॉन्सेप्ट आ गया था, यानी डोमेस्टिकेशन बहुत आगे तक जा चुकी थी। अच्छा, सम क्राफ्ट्स एंड स्मॉल सेटलमेंट, अरे भाई गांव देहात बनने शुरू हो गए थे और क्राफ्ट भी आना शुरू हो गया था। एंड व्हेन वी फॉलो दिस थिंग, एंड जब हम आगे चलेंगे तो हमें पहली बात आएगी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ये कैसे इनकी इकोनॉमी चलती थी, हाँ, इनकी इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनका गुजारा, हाउ दे लिव, हाउ दे मैनेज, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वी से हाउ दे मैनेज, हाउ दे लिव, हाउ दे मैनेज द लाइफ, वो कैसे गुजारा करते थे। अगर हम आसान भाषा में कहेंगे, हाउ दे मैनेज देयर शाबाश सबसिस्टेंस, हाउ दे मैनेज देयर लिविंग, हाउ दे मैनेज देयर प्रिमिटिव थिंग्स। एंड व्हेन वी से हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, एक बड़ी बात कर दी यार। जरा बात देखते हैं, क्योंकि NCERT की एक खूबसूरती है, इसे डिकोड करना आ गया ना मेरी जान, बड़े से बड़ा एग्जाम भी पार कर लोगे। क्या कह रहा है? 8 वाइड रेंज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करते थे, दूध, दही, अंडा, ठीक है। और वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स से अवेयर हो चुके थे, इन्हें पता था किस में जहर है, कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा खराब है। ये इन्हें एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी दे स्टार्ट डोमेस्टिकेशन एज वेल एज दे स्टार्ट द एग्रीकल्चर लाइक द प्लांटेशन एंड अदर थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अरे बाबा, हड़प्पा साइट से बहुत सारी चीजें इनको मिलनी शुरू हो गई थी। क्या? दीज आर स्टडी
स्टडीड बाय आर्कियोबॉटनिस्ट्स, जिन्हें शाबाश जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं ना एंशिएंट प्लांट्स के बारे में, उनको आर्कियोबॉटनिस्ट्स कहते हैं। जो आर्कियो, याद रखिएगा, जो एंशिएंट प्लांट्स के बारे में जानते हैं, बॉटनिस्ट्स, ठीक है। These are basically experts, those who studied about the ancient plants and their remains, they are known as the archaeobotanists. And when we say grain found at Harappa, जब वहां पर अनाज मिला तो कैसा, अब यहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा आपको जेके बोस। वो बोलेगा कि हड़प्पा में क्या पाया गया? अरे भाई जी, गेहूं पाया गया, वीट, हाँ। अच्छा जी, बार्ली पाया गया, लिंटल, चिकपी और सीसम पाया गया है। अच्छा, मिलेटस भी पाए गए हैं गुजरात एरिया में, ठीक है, वो यहाँ पर हमने जिक्र किया है। और राइस रिलेटिवली बहुत कम, ठीक है, क्योंकि राइस प्लांटेशन और बाकी अभी वो चीजें बहुत ही ना रेयर हमें आगे देखने को मिलेगी। हाँ, एनिमल बोन्स, अच्छा बहुत सारे जानवरों के हमें हड्डियां भी मिली है, जैसे हमें मिला है कैटल, शीप, गोट, बैफलो, पिग, हाँ। और कहा जाता है, और जो इनके बारे में हमें बताएंगे ना कि किस किस जानवर की है, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? आर्कियोजोलॉजिस्ट्स, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली किनके बारे में? एनिमल्स, एंशिएंट इंडिया के एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, एक्सपर्ट होंगे। ओके, तो याद रखिएगा, ये हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था मैच्योर हड़प्पा में। मतलब जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे इनका ड्रेनेज, इनका सिटाडेल वगैरह, तो पता चलेगा भाई ये तो आज के सेटलमेंट से भी बहुत आगे थे। बड़े ही, अगर ये सिविलाइजेशन रही होती तो मुझे लगता है यूरोप से बहुत आगे इंडिया होता। मैं सच बता रहा हूँ, विदाउट एनी मतलब मेकिंग इट ना वेरी हार्ड डिबेट। Okay, now let us discuss bones of wild animals such as bear, deer and gharial are also found. अरे भाई, घड़ियाल की भी हमें बोन्स मिली है, ठीक है। अच्छा, बोन्स ऑफ फिश बोन्स भी मिली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिशिंग भी करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बगैर जरा हम जब आगे चलेंगे, आर्कियोलॉजी, हमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, उस जमाने की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में, किस किस तरह की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज करते थे, क्या कहा गया है? एग्रीकल्चर इंडिकेट फाइंड्स ऑफ ग्रेन। जब ग्रेन मिला ना तो सीधे सीधे पता चला भाई दे वियर द अवियर ऑफ द व्हाट? शाबाश, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब उस समय ये कैसे यूज करते थे वो हम देखेंगे। हाँ, थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट, देखिए हिस्ट्री में परसेप्शन और रिकंस्ट्रक्शन चलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन एंड परसेप्शन। व्हेन एवर यू पीपल आर नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट, ये सारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ये सारा बनाया गया है, ये इसमें बहुत सारी चीजें सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो रिसर्च बेस्ड है। आप जरा अभी याद रखो, अभी आप जरा ध्यान रखो, क्या बहुत सारी चीजें। और पता चला जब ग्रेन्स मिले ना तो पता चला एग्रीकल्चर है, जब बहुत सारे ग्रेन्स मिले, जब सीड्स मिले तो पता चला हाँ जी बेटा ये उगाया जाता था, ठीक है। तो वो देखिए इसके, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल उस जमाने में किस तरीके से करते थे, थोड़ा मुश्किल है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कालीबांगान। अरे बाबा, कालीबांगान, हाँ, कालीबांगान में हमें क्या मिला है? कालीबांगान में हमें मिला है प्लग्ड, यानी उस पर क्या किया गया है? हल चलाया गया है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेरिकोटा स्कल्पचर। आज का जो हरियाणा वाला एरिया है, ठीक है, गुजरात वाला एरिया है, वहां पर हमें अलग अलग जगहों पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट जब तलाश करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन सील्स, अच्छा स्टेट की बनी हुई सील्स मिलेगी हमें, किसकी? शाबाश, स्टेट की मिली हुई सील्स, स्टेट्स की मिली स्टेट की बनी हुई सील्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, स्कल्पचर, टेरिकोटा स्कल्पचर्स मिलेंगे, टेरिकोटा, रेड वेयर मिलेगा, ठीक है, ब्राउन वेयर मिलेगा, यानी अब हमें क्या मिलेगा? ऐसे बर्तन मिलेंगे जिन्हें आग में, जो आग में ना बेटा पुख्ता करके हमें मिलेंगे, ठीक है। रेड यानी रेड कलर के जो बर्तन मिलेंगे, ठीक है, रेड कलर के। आप एग्जांपल के तौर पर याद रखिएगा टेरिकोटा, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस टेरिकोटा एंड ऑल। यानी अब हमें क्या मिलेंगे? स्कल्पचर्स मिलेंगे, मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है। और वो हमें बताएं, उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, इंडिकेट बुल वाज नून। अच्छा, बुल के बारे में हमें पता चलेगा क्योंकि कुछ हद तक हमें यह भी पता चलता है। अच्छा, एक बड़े एक्सपर्ट है इस वक्त, देवदूत पटनायक। आई एम ए फैन ऑफ द देवदूत पटनायक। हाँ, वो बड़ा काम करते हैं इस पर और मैं कंटिन्यूअसली उनके आर्टिकल पढ़ता हूं। और उन्होंने बार बार उन्होंने स्टेट के बारे में, अहिंसा के बारे में, हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो अहिंसा वाली स्टेट थी। कौन सी? जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उन्होंने इतने बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं उनके बारे में, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स उनकी है, स्पेशली किस पर? इंडस वैली पर उनका काम मैं क्या बताऊं यार। आई एम द फैन ऑफ दिस देवदूत पटनायक।
पटनायक, ठीक है। मैं उनके पॉडकास्ट वगैरह सारी चीजें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, आप एक बार चेक भी कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत आपके पास फुर्सत है। देवदूत पटनायक एक बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा, ठीक है। मतलब बुल तो इकोनॉमिकल वैल्यू थी बुल की, ठीक है, तो बुल को रिप्रेजेंट किया जाता, मतलब उससे प्लग्स वगैरह करवाए जाते थे। अच्छा, टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड। अच्छा, टेरिकोटा मॉडल यानी छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं ना, खिलौने तरीके के मॉडल हमें मिले हैं वहां पर, जिससे हमें पता चला है। और वो कहां पर मिले हैं? चौलिस्तान और बनावली में मिले हैं, ठीक है। वहां से क्या पता चला हमें कि देखो, जब हमें वो मिली ना प्लग लाइन्स, जब हमें प्लग लाइन्स मिली यानी जिस पर प्लग हुआ है, जिस पर जब जमीन जोती गई है, तो इसका मतलब वहां पर क्रॉप्स भी उगाए गए और एक नहीं दो दो क्रॉप लाइन्स हमें मिली है। अच्छा, टेरेस, अच्छा इसके बगैर ट्रेस ऑफ कैनाल, टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं कि क्या क्या इनके पास था। इनके पास प्लग था, इनके पास डिवल क्रॉपिंग था। याद रखिएगा मेरा जिगर, क्या बोलेंगे हम उसको? डिवल क्रॉपिंग सिस्टम था, यानी ये 2 फसलें उगाते थे, इनको पता लग गया था कि 2 फसलें एक साल में उगाई जाएंगी। अच्छा, ये इतने आगे आ चुके थे। इसके बगैर हमें पता चलेगा कि कैनाल्स मिलेंगी कहां पर? आज के अफगानिस्तान में, जो शुरतुगा है ना अफगानिस्तान का, वहां पर, यानी कैनाल सिस्टम। रिजर्वायर गुजरात डोलवीरा में, एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर कहां पे? डोलवीरा में इरिगेशन पर्पस के लिए जो यूज होता था। ये सारी टेक्नोलॉजीज उस जमाने में, मतलब अगर ये जिए होते, चला होता, तो पता नहीं हम कहां होते। ये तो हम क्या कहेंगे, आर्यन इन्विजन है या क्या, बहुत सारी थ्योरीज है, वो हम आगे बात करेंगे इनकी थ्योरीज पर कि ये कहां गए। अच्छा, अब आएगा हमारे पास एक खूबसूरत शहर उस जमाने का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सिटी, ठीक है। एक यूनेस्को साइट, साउथ एशिया की सबसे पहली यूनेस्को साइट, ठीक है। उसके बगैर बेटा एक माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, मोहनजोदारो एक बहुत अच्छी जगह, विलेज, ठीक है। एक आज का लड़काना जो है बेटा उसमें पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान लड़काना में आजकल पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये साइट। आर.डी. बैनर्जी ने, जो रखाल दास बैनर्जी जी है, उन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी। ये वो जमाना था जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, और उस वक्त सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीक पे थी, ठीक है। वो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? ऑफिसर थे। हाँ, और मोहनजोदारो के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो मोहनजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। अर्बन सेंटर आई विल एक्सप्लेन इन 2 और 3 थिंग्स व्हाट इज द अर्बन सेंटर। ये जरा बेटा देखिएगा, अर्बन सेंटर एक शहरी निजाम था। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? अर्बन में ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, सब कुछ हमें ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड लेबर सिस्टम मिलेगा। याद रखिएगा, मैं कैरेक्टर्स बता रहा हूँ। अर्बन, जब गांव से शहर की तरफ जाएंगे ना, तो हम कहेंगे बेटा, हम आईवीसी को कहते भी है, इट इज अ अर्बन सिटी। शहरीकरण, जब शहरीपन होगा, याद रखिएगा, जब भी शहरीपन होगा तो हम उसे अर्बन सेंटर कहेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड लेबर होगा, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे। याद रखिएगा क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड मच मोर वी विल फाइंड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी। यहाँ पर इतना ही नहीं होगा, जब ये होगा तो ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा ना, ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर ड्रेनेज बनी होंगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, इसीलिए तो कहा गया ना मोहनजोदारो के बारे में, क्या? प्लान्ड अर्बन सेंटर, शहरीकरण। इसमें हमें सेटलमेंट 2 हिस्सों में मिलेगी यहाँ की रिहाइश। एक तो हमें लोअर टाउन मिलेगा, अपर टाउन और लोअर टाउन मिलेगा, ठीक है। जरा देखिएगा बेटा, हमें मिलेगा सिटाडेल और मिलेगा लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन मिलेगा। इन डिवीजन ऑफ सिटीज जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा सिटाडेल, हाँ, स्मॉलर और बट हायर पब्लिक बिल्डिंग। ये स्मॉलर होगा, बट जब हम देखेंगे ये छोटा ही है, बट यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेगी, बट हायर पब्लिक बिल्डिंग्स। हाँ, पब्लिक मीन्स दे कुड बी गवर्नमेंट बेस्ड। हाँ, लोअर टाउन एक छोटा सा टाउन मिलेगा नीचे जब हम जाएंगे, बट ये क्या मिलेगा? यहाँ पर लार्जर बाय लोअर रेजिडेंशियल। यहाँ पर हमें ज्यादातर क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लोग, आम लोग मिलेंगे, यहाँ पर हमें सरकारी लोग मिलेंगे, यहाँ पर हमें आम लोग मिलेंगे। जब हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा भी गया, सिटाडेल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। द लोअर टाउन वाज वॉल्ड। अच्छा, लोअर टाउन में क्या था? वहां पे वॉल्ड, वहां पे हमें मिलेगी बिल्डिंग्स, वहां पे हमें मिलेंगी, शाबाश, प्लेटफॉर्म मिलेगा। साइंस ऑफ प्लानिंग, वहां पे हमें ब्रिक्स मिलेंगी, सन ड्राइड ब्रिक्स यानी जो गर्मी से, सूरज की गर्मी से जो ब्रिक्स क्या की जाएगी? सुखाई जाएंगी, फिर लगाई जाए। अच्छा, और
बैक्ड ब्रिक्स भी मिलेंगी, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात आ गई, क्योंकि चैप्टर का नाम भी ब्रिक्स, बीड्स और बून्स से है। अब जरा, क्योंकि मोहनजोदारो का नाम ही बेसिकली है जहां पे हमें ह्यूमन बून्स मिली और एनिमल बून्स मिली, यानी बून्स का एक भंडार मिला, जहां से हमने फिर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। उसी सेटलमेंट में हमें क्या मिलेगी? बेक्ड ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स, इन्होंने ब्रिक्स लगाना शुरू की थी। और वो कौन सी ब्रिक्स थी? वो पक्की ईंटों का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये लोग कितने आगे आ चुके थे। और वॉलिंग मिलेगी हमें, यहाँ पर फोर्टिफिकेशन मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, फोर्टिफिकेशन, और वो भी आज से 3000 साल पहले, या हम कहेंगे आज से लगभग 4500 साल पहले, ठीक है, 4000 बीपी में, 4500 बीपी में ये हुआ था, यानी 2600 बीसी में ये होना, या हम कहेंगे 1900 से 2600 के बीच में ये होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओके, चलिए बेटा, अब जरा बात जब हम आगे करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। एक प्लानेड अर्बन सेंटर का की बेहतरीन एग्जांपल यही है। क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। अब वो ड्रेनेज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा यहाँ का, केयरफुली ड्रेनिंग बनाई गई थी, यानी ड्रेन मीन्स पानी का आना और जाना। हाँ, वाटर सिस्टम जिसे हम कहेंगे, यानी साफ पानी घरों में आता था, गंदा पानी बाहर जाता था, दोनों के लिए सिस्टम था। क्या लिखा गया? रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड, हाँ, आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न। आई भाई, ग्रिड पैटर्न क्या होता है सर जी? ये है मेरा जिगर ग्रिड पैटर्न, जरा देखो। हाँ, जहां पर हर रास्ता, हर सड़क बराबर बराबर 90 डिग्री कट पे होगी, याद रखिएगा, इसे हम ग्रिड पैटर्न कहेंगे। क्या पैटर्न था भाई? अभी भी जरा जब आप ढूंढोगे ना, गूगल पे जाओगे तो मिलेगा सारा कुछ वहां पे। क्या, अरे भाई, आज की सड़कें देखो, हमारे इंजीनियर इतने काबिल है, क्या बताएं। एक दिन सड़क बनाते, दूसरे दिन टूट जाती है, ठीक है, मतलब 24 घंटे की भी वारंटी नहीं होती है यार, खत्म हो जाती है। ड्रेन पहले बनती है, सड़क बाद में, पहले सड़क बनती है, बाद में ड्रेन बनती है। शाम को बनाओ, सवेरे तोड़ो, ठीक है, यही स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट, पहले स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स, हाँ, वर लेड डाउन फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट। अच्छा, पहले ड्रेन, फिर स्ट्रीट, हाँ, फिर बेटा देखो फिर क्या था, फिर उसके बाद आप देखो फिर घर बनेगा। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड, स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट था, घरों से गंदा पानी बाहर निकलता था, ठीक है, साफ पानी अंदर आता था, ये सारी चीजें थी। और घरों का गंदा पानी भी बाहर, मतलब निकासी का खास इंतजाम था, निकासी, चाहे गंदा पानी हो या साफ पानी हो, ठीक है। दूसरी चीज, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब घरों का सिस्टम कैसा था, कैसे घर बनाए हुए थे? लोअर टाउन वाज रेजिडेंशियल एरिया, जब हम लोअर टाउन की बात करेंगे वो रेजिडेंशियल एरिया था। मोस्ट ऑफ हाउस हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड, अरे भाई घरों के बीच में एक क्या था? कोर्टयार्ड, आंगन था, ठीक है, और वहां पर चारों तरफ से इस मतलब इस बहुत ही खूबसूरत तरीके से कमरे थे, ठीक है, सेंट्रल कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑल साइड्स। अच्छा, इस एक एक मकान ऐसे होगा और इसके बीच में एक आंगन होगा, ठीक है, ये वाला हम समझते हैं ऐसे, और यहां से भी कमरा, यहां से भी कमरा, यहां यहां यहां, और प्राइवेसी का खास ख्याल होगा। कोर्टयार्ड वाज द सेंटर ऑफ, एक सारा काम इसी आंगन में होता था, ठीक है, और कुकिंग, वीविंग, सब कुछ ना, जैसे कपड़े बनाना, धोना, हरप्पन्स वर्क। अब अच्छा, प्राइवेसी का ख्याल, ऐसे घर बनाए जाते थे कि जब कोई अंदर जाएगा ना, यानी यहां से जब वो अंदर जा रहा है ना, ऐसी बात नहीं है कि हर कमरे पे नजर पड़े, ठीक है। अच्छा, और घर ऊपर बनाए गए थे, और उससे बड़ी बात कि दीवारें ऐसे लगी थी, स्पेशली खिड़कियां ऐसे लगी थी, जरा देखिए बेटा, देयर वीर नो, कोई विंडो नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी। अच्छा, इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, ये जरा देखो, तब इन्होंने प्राइवेसी और अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखा था। आज हम कैसे लोग हैं, पूरी पूरी खिड़की, और ऐसी खिड़कियां कि सड़क से कोई चले ना तो अंदर देख ले कपड़े किस कलर के पहन रहे हैं, ठीक है, जरा देखिए, और इनके मॉरल्स और एथिक्स देखिए, और आज के मॉरल्स और एथिक्स देखिए, ठीक है। इसीलिए तो एक समाज इतना बेहतरीन समाज था। एवरी हाउस हैड इट्स ओन, हर घर का अपना बाथरूम। ऐसा नहीं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर को चलाना पड़ेगा ये भारत क्या कहते हैं उसको, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन फिर नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। उस जमाने में बाथरूम जुड़े हुए थे, और पेव्ड विद ब्रिक्स, और जहां पर बेक्ड ब्रिक्स लगी हुई थी आज की मार्बल की तरह। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड, स्ट्रीट ड्रेन के साथ गंदा पानी बाहर निकलता था,
साफ पानी अंदर आता था। सम हाउस हैड स्टेयरकेसेस टू रीच सेकंड। अच्छा, फिर बेटा ऐसे मतलब लेडर्स लगी हुई थी, स्टेयरकेसेस थी कि ऊपर दूसरे मंजिल तक, यानी 2 मंजिला घर थे, सिंगल हाउस नहीं थे, ड्यूल हाउस, हाँ सॉरी ड्यूल हाउस सिस्टम था जिसे हम कहेंगे। अच्छा, बहुत सारे घरों के पास तो अपने वेल्स थे कोर्टयार्ड में। हाँ, दीज वेल्स वर इन अ रूम एंड कुड नॉट रीच इन फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, अंदर कमरों में क्या थे, वेल थे, और बाहर से नहीं, बिल्कुल अंदर से ही वहां तक पहुंचा जा सकता था। मतलब वुमेन्स की बड़ी रेस्पेक्ट थी, अगर हम यहाँ पर देखेंगे मर्दों की भी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसी प्लानट सेंटर का हमें एक इंपॉर्टेंट फिगर मिलेगा, दैट इज सिटाडेल। अच्छा, सिटाडेल क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर आप देखोगे सिटाडेल, वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। स्पेशली बेटा जब हम देखेंगे तो पब्लिक पर्पस के लिए यूज होंगे। हाँ, ये हम कहेंगे ये मे बी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने अपने यूज के लिए किए होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, दीज इनमें 2 चीजें मिलेंगी, वेयर हाउस यानी ग्रेनरी, और बेटा यानी एक बहुत बड़ा हमें यहाँ भंडार मिलेगा या एक बहुत बड़ा गोदाम मिलेगा, और वहां पे ग्रेट बाथ। 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। वेयर हाउस वॉज मैसिव स्ट्रक्चर which their lower brick portion remain while the upper portion probably of wood। नीचे वाला ईंटों का बनाया हुआ होगा किसमें, इस जब हम देखेंगे वेयर हाउस का, वेयर हाउस मीन्स एक गोदाम, तो ऊपर वाला किसका, लकड़ी का। और क्या देखेंगे हम, ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ कहते हैं कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए शायद यूज हुआ होगा। एक रेक्टेंगुलर टैंक मिलेगा कोर्टयार्ड में, जिसके बहुत सारे कॉरिडोर्स ऑन ऑल साइड्स होंगे, ठीक है। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ के यहाँ से बेटा स्टेप्स मिलेंगे जो इसमें जाने के लिए होंगे, मतलब सीढ़ियां होंगी। इस तरीके से अगर हम देखेंगे बेटा ऐसे, सॉरी टू मेक, ठीक है, ये वाला सिस्टम हम कहेंगे ऐसे, ठीक है। जरा फिर देखिएगा बेटा, मेड ऑफ वाटर टाइट, यानी ऐसा सिस्टम कि जिससे जिससे पानी बाहर ना निकले, वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स एंड एज यूजिंग मोटार। अच्छा, मोटार और जिप्सम यूज किया गया था, बहुत सारे पेड़ों पे हमें मिलता है ये मोटार, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया गया, मतलब नेचुरली ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि पानी, जिप्सम का यूज और मोटार का यूज किया गया। इन वन रूम वॉज लार्ज वेल। अच्छा, इसमें से एक कमरा था, ठीक है, कमरे थे, और उसमें एक बड़ा सा वेल था। वाटर फ्रॉम द टैंक flowed into the huge drain। फिर वहां से एक बड़ी ड्रेन में पानी आता था। स्कॉलर्स कहते हैं कि टैंक was meant for some kind of special ritual bath। शायद इनका मानना था कि किसी मजहबी काम से ये टैंक का इस्तेमाल हुआ होगा, ग्रेट बाथ का, यानी रिलीजियस टंकी देना, ठीक है। अब जरा यहां से हम आते हैं आज के इस लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ, वो क्या होगा, सोशल डिफरेंसेस। अच्छा, समाज में क्या था, डिफरेंस था, इनइक्वालिटी थी। ये हमें कहां से समझ आएगा, ये हमें पहनावे से समझ आता है, ये हमें खाने से समझ आता है, ये हमें आर्किटेक्चर से समझ आता है, वो कैसे घरों में रहते थे, हाँ वो कैसे कैसे खाना पीना करते थे, उनके पास ज्वेलरी कैसी थी, उनके पास पहनावा कैसे था, आजकल भी वो चीज़ें क्लियर होती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बेटा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को ट्रैक करते हुए वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस का पता चला, यानी गुजारा कैसा था सोसाइटी में। अच्छा, उन्होंने बोला स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स से हमें पता चला कि इन ब्यूरियल्स के पास कुछ पिट्स में हुआ करते थे। हाँ, हड़प्पन ब्यूरियल्स वर जनरली लेड इन पिट्स। जो हड़प्पा के ब्यूरियल्स दफनाए दिए जाते थे वो पिट्स में होते थे। हाँ, सम ग्रेव्स कंसिस्टेड ऑफ होलोड आउट स्पेस लाइनेड विद ब्रिक्स। दीज वेरिएशंस इन ब्यूरियल्स पिट सजेस्ट, यानी दफनाने के तरीके से हमें पता चला डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बगैर बर्तनों से हमें पता चला डिफरेंसेस, इसके बगैर बेटा हमें ज्वेलरी यानी ऑर्नामेंट से भी डिफरेंसेस का पता चलता है। यानी सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, समाज में इकोनॉमिकली कैसे डिफरेंस थे वो हमें दफनाने की चीजों से पता चला। अच्छा, दूसरा स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो हैंडमेड चीजें थी, स्पेशली कुछ खास चीजें जो कलाकारियां वगैरह थी, उनमें स्पेशली बेटा यूटिलिटेरियन और लग्जेरियस चीजें। यूटिलिटेरियन जो आम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें थी, ठीक है, यूटिलिटेरियन। हाँ, यूटिलिटेरियन और कुछ आम मतलब आम चीजें जो जरूरत की चीजें थी और कुछ बड़ी महंगी चीजें थी, उनसे भी हमें बेटा पता चला, ठीक है। उनसे भी हमें पता चला कि कैसे यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस को एंजॉय किया जाता था। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स वर डेली, यहाँ पर जरा देखिए, यूटिलिटेरियन वो चीजें हाथ से बनाई जाने वाली या शाहकार की वो चीजें जो डेली बेस पर यूज होती थी, ऑर्डिनरी मटेरियल होता था, स्टोन और क्ले इसमें ज्यादातर यूज हुआ होता था। हाँ, इसमें आप देखोगे तो बेटा बर्तन मिलेंगे, हाँ, अच्छा सुइयां मिलेगी, अच्छा फ्लश रबर्स मिलेंगे, और बेटा बॉडी स्क्रबर्स भी
मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दीज आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, हमें ये हर जगह सेटलमेंट में मिलेंगे, ठीक है, ये हमें हर एक सेटलमेंट में मिलेंगे। लग्जरियस आइटम्स की जब हम बात करेंगे महंगी चीजों में, वो जरा रेयर होंगे, यानी जो वहां पे नहीं मिलेंगे। तो जैसे नॉन लोकल मटेरियल होगा, हाँ, जो स्पेशली बहुत कॉम्प्लिकेटेड उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हाई फाई होगा। जैसे सोना है, सोना हर कोई, मतलब आज के जमाने में भी गरीब बेचारा सोना कहां से लाएगा, ठीक है। उस जमाने में भी सोना लग्जरियस हुआ होगा, सिल्वर होगा, या उस जमाने के बीड्स या ब्रिक्स थे जिसमें लैपिस लाजुली भी था, लैपिस लाजुली या ब्लू स्टोन। अच्छा जरा देखिएगा बेटा, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी, रियर ऑब्जेक्ट्स जो उस समय वैल्यूएबल थे और कुछ पिट्स में हमें मिले, या कुछ हम कहेंगे कुछ ब्यूरियल्स के साथ हमें मिले। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स के साथ भी जुड़े हुए थे, और मोहनजोदारो और हड़प्पा में हमें ये चीजें मिली। अच्छा, बोतल ऑफ फाइंस वाज यूज्ड एज अ, अच्छा परफ्यूम की बोतल्स हमें मिली वहां पर। अच्छा, वो भी अच्छे नंबर्स में मिली। और बेटा मोहनजोदारो में हमें पता चला, मोहनजोदारो लिखा भी गया है, दीज आर फाउंड इन ग्रेटर नंबर्स इन मोहनजोदारो देन दे आर इन कालीबांगान विच इज स्मॉलर सेटलमेंट। कालीबांगान छोटी सी है, बट मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है, 125 एकड़ सेटलमेंट है। हाँ, गोल्ड ऑर्नामेंट्स फाउंड एट हरप्पन साइट वो रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हमें मोहनजोदारो में मिले हैं। एक प्लानेड अर्बन सेटलमेंट है, एक बेहतरीन अर्बन सेटलमेंट है, और ये मोहन आईवीसी सिविलाइजेशन का कनेक्शन उस जमाने की जो जैसे हम कहें ना कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ मिला है। जैसे हमारे पास होगी उस समय की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, हाँ बहुत सारी सिविलाइजेशन है। और वो यहाँ से जो हमारा दूसरा पार्ट इस चैप्टर का होगा वो हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। आई विल ट्राई टू कन्फाइन इट अ वेरी टू मेक इट कंप्लीट इन अ वेरी सिंपल टाइम, ठीक है। और आपको काम पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।